हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक यूरोपीय विचारक जॉन लॉक से संबंधित है तथा उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो यूपीएससी, सीएससी, नेट, जेआरएफ तथा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स। स्टूडेंट्स, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें से अधिक एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस बन सकें तथा एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बेनिफिशियल हो। इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट मैटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि यूरोपीय पॉलिटिकल थिंकर हॉब्स और रूसो के संबंध में पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें उन्हें अवश्य देखें। नॉलेज एकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चूँकि जो टॉपिक है वह काफ़ी लेंदी है, इसलिए हमें ये देखना होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं तथा कौन कौन से पॉइंट्स से उठाए जाते हैं। आपके लिए ये लेक्चर शॉर्ट नोट एवं गाइडलाइंस का काम करेगा। इफ़ यू लिसन इट केयरफुली। लॉक के सामान्य परिचय के पश्चात जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी के संबंध में डिस्कस किया जाएगा। हॉब्स, लॉक, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के संबंध में सभी ने सुना होगा। जी हाँ, सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन लॉक का जन्म 1632 में सॉमरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब लॉक का जन्म हुआ उस समय हॉब्स की आयु 43 ईयर्स थी और ब्रिटिश संसद अपने अधिकारों के लिए राजा के साथ संघर्षरत थी। जब लॉक की आयु 12 वर्ष की हुई उस समय इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हो गया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की तथा 15 वर्ष की आयु में वेस्टमिंस्टर स्कूल में प्रवेश किया। लॉक ने इस संबंध में लिखा है कि जब मुझे कुछ समझने का होश आया तो मैंने अपने आप को तूफानों में पाया। 1652 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात लॉक यूनानी भाषा, दर्शन शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु इस कार्य में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने बिशप के रूप में चर्च में प्रवेश पाने का प्रयत्न किया, किंतु चर्च के भी कठोर नियमों के साथ वे तालमेल नहीं बैठा सके। इसके पश्चात 1660 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध चिकित्सक डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया और शीघ्र ही एक कुशल डॉक्टर बन गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक के जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स आए और धीरे धीरे वे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके पहले भी मैंने जॉन लॉक पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उनके जीवन परिचय के संबंध में चर्चा की है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू लिसन। जॉन लॉक के द्वारा यानी जब जॉन लॉक डॉक्टर बने, चिकित्सक हो गए, उसके पश्चात 1666 ईस्वी में उनके संबंध उस समय के सुप्रसिद्ध राजनेता विग दल के संस्थापक लॉर्ड एशली से हुए। लॉर्ड एशली से इनकी जान पहचान हुई तथा आगामी 15 वर्ष तक ये उनके निजी चिकित्सक रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश राजनीति को इन्हें निकट से जानने समझने का मौका प्राप्त हुआ। चूँकि जो लॉर्ड एशली थे वह भी एक पॉलिटिशियन थे एवं लॉर्ड एशले पार्लियामेंट की ओर से राजा के विरुद्ध होने वाली लड़ाइयों में सेना के फील्ड मार्शल के रूप में शामिल होते थे। वे संसदीय अधिकारों के प्रबल समर्थक थे तथा उदारवाद का समर्थन करते थे। स्टूडेंट्स, जॉन लॉक की महत्वपूर्ण रचनाओं के संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो हमें विदित होगा कि जॉन लॉक की गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक ग्रंथों का सृजन किया। राजनीति शास्त्र में उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690, शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690। स्टूडेंट्स, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तथा इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में
सहिष्णुता पर पहला पत्र फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन 1689, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692, शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 तथा कैरोलिना का मौलिक संविधान द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना 1692, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अतः इन पुस्तकों के नाम को आपको अपने मन मस्तिष्क में याद रखना होगा, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अतः आपका यह टॉपिक भी तैयार हुआ। इन सभी रचनाओं में शासन पर 2 निबंध लॉक की महत्वपूर्ण रचना है। इस ग्रंथ के बारे में प्रोफेसर वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिसमें एक नली फिल्मर की ओर तथा दूसरी नली हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है। देयरफॉर ऑफ लॉक इज अ गन विथ 2 barrels, one of which is directed against Filmer and other one against हॉब्स। यह प्रोफेसर वाहन द्वारा कहा गया प्रसिद्ध कथन है जो कि उन्होंने जॉन लॉक के संबंध में कहा है। इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का जोरदार खंडन किया गया, क्योंकि राजाओं के दैवीय अधिकारवाद और पितृसत्तात्मक अधिकारवाद का जो समर्थन है वह फिल्मर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है, दूसरे निबंध में लेवायथन में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। कहने का मतलब है कि हॉब्स के द्वारा जो बुक लेवायथन लिखी गई थी उसमें प्रतिपादित निरंकुशतावाद का खंडन किया गया था। किसके द्वारा? लॉक के माध्यम से। वस्तुतः लॉक के ग्रंथ का उद्देश्य ही यह था कि निरंकुशतावाद के आधारों का खंडन किया जाए तथा इसके माध्यम से यह सिद्ध करना था कि 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता की सहमति पर आधारित थी। लॉक का द्वितीय निबंध राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया है तथा राजसत्ता एवं कानून के औचित्य को सिद्ध किया है और ये बतलाने का प्रयास किया है कि राज्याज्ञा को मानना क्यों आवश्यक है, यानी राज्य की आज्ञा को मानना क्यों अनिवार्य है। आलोचकों के अनुसार लॉक ने फिल्मर की इतनी खुलकर आलोचना की, अपने पहले निबंध में फिल्मर की उन्होंने इतनी आलोचना की जितनी आलोचना उन्होंने हॉब्स की नहीं की। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर सेबाइन ने लिखा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉक ने अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं समझा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से उनकी बुक्स के संबंध में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको ज्ञात हुई होगी और इसके माध्यम से उनकी बुक्स के संबंध में जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपके टॉपिक्स तैयार होते जा रहे हैं। विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि तर्कों का विकास करते समय लॉक सदैव हॉब्स पर अपनी दृष्टि जमाए रहे, लेकिन उन्होंने खुले तौर से हॉब्स का नाम लेकर कभी भी उनका खंडन मंडन नहीं किया। सेबाइन ने इस संबंध में लिखा है कि यदि वह अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से समझ लेता तो समाज और शासन के सिद्धांतों में वह गहराई से प्रवेश कर पाता। ऐसा विद्वानों ने लॉक के संबंध में कहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉक की पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, यानी लॉक की जो द्वितीय पुस्तक है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के संबंध में कुछ और चर्चा करना आवश्यक है। एग्जाम्स की दृष्टि से निश्चित ही ये बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉक की इस पुस्तक का प्रकाशन यद्यपि 1690 में हुआ था ऐसा विद्वानों ने माना है, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर लॉसलेट ने अपने नवीन अनुसंधान के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यह संपूर्ण रचना, यानी जो उनकी सेकंड बुक है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, संपूर्ण रचना सन 1683 ईस्वी में यानी 1683 में ही तैयार कर ली गई थी। लॉक ने इसे 7 वर्ष पश्चात ग्रंथ लेखक का नाम ना देते हुए इसलिए प्रकाशित किया था कि जॉन लॉक को यह भय था कि यदि स्टुअर्ट शासक पुनः सिंहासन पर आए तो उन्हें इसका या लेखक को इस बुक के प्रकाशन का दंड भोगना पड़ेगा, इस बुक को लिखने का दंड लेखक को भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह पुस्तक अपने नाम से प्रकाशित नहीं की।
यद्यपि यह बात ध्यान देने योग्य है कि लॉक के जीवन काल में ही 1690, 1694, 1698 में इस पुस्तक का प्रकाशन 3 बार हो चुका था, यानी 3 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके थे। यद्यपि इन तीनों में ही अशुद्धियां विद्यमान थी, लेकिन उनके निधन के पश्चात इसे शुद्ध रूप में पुनः प्रकाशित कराया गया। 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के संबंध में ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस ग्रंथ में 1688 की 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किए गए थे। इस ग्रंथ के प्राकथन में लॉक ने ये लिखा था कि यह पुस्तक विलियम ऑफ ऑरेंज के सिंहासन आरूढ़ होने के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास है। यह कथन महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में भावी क्रांति की मांग की गई थी, न कि घटित क्रांति को उचित सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह से 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के संबंध में आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के संबंध में यहाँ पर एक नॉलेज प्रोवाइड करना यह भी समीचीन है या आवश्यक है कि जॉन लॉक जब अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लिख रहे थे तो उस समय इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और घटना ग्लोरियस रेवोल्यूशन से संबंधित थी। 1688 के पहले इंग्लैंड में मोनार्की थी, यानी राजतंत्र स्थापित था। पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली नहीं थी। अभिप्राय कहने का ये है कि उस समय पार्लियामेंट यानी संसद का अस्तित्व तो था, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं थी और जो रियल पावर है वह मोनार्की के हाथों में थी। इस तरह से कहा जा सकता है कि मोनार्की और पार्लियामेंट के मध्य निश्चित ही और निरंतर ही संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन 1688 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसमें जो सत्ता है वह मोनार्की के हाथों से निकलकर पार्लियामेंट के हाथों में आ जाती है। पार्लियामेंट शक्ति संपन्न हो जाती है। उसके पश्चात ब्रिटेन विश्व के समक्ष पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में उभर कर सामने आता है तथा मोनार्की एक नाम मात्र की शासन संस्था के रूप में रह जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है जिसके पास कोई रियल पावर नहीं है। लॉक अपनी बुक में ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सही करार देते हैं, सही मानते हैं तथा उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो उनकी इस बुक में देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर ये जो रेफरेंस था, ये जो बैकग्राउंड थी, आपको समझ में आई होगी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की क्या बैकग्राउंड थी तथा जो उनकी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक है उसमें क्या विवेचना है या क्या आधार है। स्टूडेंट्स, अब हम लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। लॉक का समय राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था, ये तो सर्वविदित है, और उस समय वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं और जो घटनाएं थीं उनसे लॉक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इनमें जो सर्वप्रथम घटना थी, जैसा कि उसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है आपके समक्ष, कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की घटना है जिससे लॉक बेहद प्रभावित हुए। लॉक ने ये सभी घटनाएं अपनी आंखों के समक्ष देखी। नवंबर 1688 में राजकुमार विलियम तथा रानी मैरी यानी क्वीन मैरी का इंग्लैंड में स्वागत किया गया। देखिए घटना चक्र किस तरह से एकदम बदलता है। और दिसंबर में जेम्स द्वितीय ने वहां से भागकर फ्रांस में शरण ली। इस प्रकार रक्तहीन क्रांति पूरी हुई। बिल ऑफ राइट का अधिकार पत्र 1689 में पारित किया गया। इसमें राजा को संसद के अधीन कर दिया गया तथा उसके उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण किया गया तथा इन सभी चीज़ों को इस तरह से निर्धारित किया गया कि भविष्य में कोई भी राजा इसकी अवहेलना ना कर सके। तथा दूसरी बात, लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी वो ये थी कि वे हॉब्स एवं हुकर के दर्शनों से भी, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी हुकर और हॉब्स की, उससे भी बहुत अधिक प्रभावित थे। हुकर की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लॉक पर पड़ा तथा हुकर का ये कहना था कि सरकार सामाजिक हित का प्रतिनिधि है और इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। लॉक द्वारा प्रतिपादित सहमति की अवधारणा का जो आधार है वह हुकर के दर्शन से ही प्रभावित था
तथा यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लॉक को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। देखिए, हॉब्स एवं लॉक के संबंध में कई बार कॉम्परेटिव स्टडी या तुलनात्मक रूप से अध्ययन पूछ लिया जाता है और आप तभी स्पष्ट कर पाएंगे जबकि आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों में लॉक की सहमति कहीं ना कहीं विद्यमान थी। कोई भी अंग्रेज बिना व्यक्तिगत हित की भावना के सामाजिक हित को मान्य नहीं करता। समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में स्वीकार करते हैं और सामाजिक हित को व्यक्तिगत हितों का संग्रह या साधन मानते हैं। इस व्यक्तिगत हित के प्रलोभन का संवरण शायद लॉक भी नहीं कर सकते थे और यही कारण है कि कुछ लोग लॉक के सिद्धांत को हुकर एवं हॉब्स के दर्शन का योग मानते हैं, यद्यपि इसमें और भी तत्व विद्यमान हैं। स्टूडेंट्स, लॉक की अध्ययन पद्धति यानी मेथोडोलॉजी ऑफ जॉन लॉक के संबंध में डिस्कस करें, जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछ ली जाती है। लेकिन लॉक की अध्ययन पद्धति के संबंध में जानने से पहले यह आवश्यक है कि जॉन लॉक को हम इस रूप में देखें कि उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है, उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है, कि व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध स्पष्ट विद्रोह करना चाहिए, मानवीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे तथा मानवीय स्वतंत्रता के इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इम्बस्टीन ने सही लिखा है कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिंबित हुई है। स्टूडेंट्स, जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति के संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो जहां हॉब्स की पद्धति दार्शनिक, तार्किक एवं चिंतनात्मक शैली से युक्त है, वहीं लॉक की पद्धति अनुभववादी, एम्पिरिकल तथा विवेकवादी यानी रेशनल है। उनकी मान्यता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है, यानी अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं वे अनुभव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सभी विचारों की उत्पत्ति दो स्रोतों से होती है, जिसमें संवेदना, सेंसेशन और प्रत्यक्ष बोध यानी परसेप्शन प्रमुख है। इन स्रोतों द्वारा अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके फलस्वरूप जटिल विचारों की उत्पत्ति होती है। ये जटिल विचार स्वयं ज्ञान नहीं होते बल्कि ज्ञान के साधन होते हैं। ज्ञान तब उत्पन्न होता है जबकि बुद्धि अपने विचारों को ऑब्जर्व करती है या अपने विचारों की परस्पर तुलना करती है। इस सिद्धांत के द्वारा लॉक ज्ञान की उत्पत्ति के विवेक मूलक तत्व का प्रतिपादन करता है। चूँकि विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और सभी विचारों की उत्पत्ति अनुभव से ही होती है, इसलिए अनुभव से परे किसी ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स, अपने इसी विचार के कारण लॉक को अनुभववाद का प्रतिपादक कहा जाता है, यानी एम्पिरिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक के द्वारा डिफाइन किया गया। और संक्षेप में कहें तो लॉक की अनुभववादी पद्धति में तीन मुख्य बातें दृष्टिगोचर हैं, यानी इसमें आपको तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली ये कि ज्ञान की उत्पत्ति का जो एकमात्र स्रोत है वह अनुभव है। दूसरी यह कि ज्ञान विवेक मूलक होता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जबकि बुद्धि विचारों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना हो। तथा तृतीय ये कि मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा होता है। यहाँ पर लॉक के कहने का अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य है उसको नॉलेज कम होती है तथा अज्ञान का जो उसका क्षेत्र है वह बहुत अधिक विकसित होता है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सीमित प्राणी है तथा अनंत असीमित ब्रह्मांड की सभी बातों को वो नहीं जान सकता। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो मनुष्य का ज्ञान का क्षेत्र है वह बहुत छोटा है, अतएव मनुष्य का ज्ञान उसके अज्ञान की तुलना में स्वल्प है, ऐसा लॉक ने माना है। वास्तव में लॉक ने अपनी अनुभववादी एवं विवेक मूलक पद्धति को अपनाकर ही राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप तथा राज्य के शासन संबंधी विचारों की विवेचना की है।
यद्यपि विद्वानों ने इस संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं, आलोचकों ने ऐसा माना है कि अनुभववादी होने के नाते लॉक मानव मन के सृजनात्मक महत्व की उपेक्षा कर बाहरी संवेदनाओं के महत्व को स्वीकृत करता है। सिर्फ बाहरी संवेदनाओं को मानने से गणित के समान बौद्धिक शास्त्र का निर्माण संभव नहीं है। केवल बाह्य संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान का आधार मानने से वह एक व्यवहारवादी अनुभव संश्रित शास्त्र बन सकता है, किंतु उसमें तात्विकता नहीं आ सकती जो बुद्धि द्वारा कार्य कारण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक गण विज्ञान को सिर्फ एक अनुभवात्मक तथ्य कभी नहीं मानते, वो इसमें एक दोष मानते हैं। वैज्ञानिक सिर्फ इसमें संतोष प्राप्त नहीं करते हैं। लॉक की दृष्टि से गणितवत राजनीति शास्त्र के निर्माण का अभिलाषी है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें कई प्रकार के व्याघात दिखते हैं, कई प्रकार के हिंड्रेंसेस दिखते हैं। स्वयं जिन सिद्धांतों का प्रणयन लॉक ने किया है वे कहीं ना कहीं एम्पिरिकल जनरलाइजेशन से संबंधित हैं, यानी अनुभवनिष्ठ साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। उनमें एम्पिरिकल जनरलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखता है, किंतु 17वीं सदी की बौद्धिक धारा में उत्पन्न होने के कारण वह वस्तुओं को भली भांति समझ सका। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद